नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय अंता के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में थर्मोकेमिस्ट्री के भाग 1 और भाग 2 पढ़ चुके हैं। इस वाले पार्ट में मैं थर्मोकेमिस्ट्री में लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री में भी यहाँ पर दो नियम पढ़ेंगे। तो पहला नियम है लॉ ऑफ लैप्लेस एंड लेवोसियर नियम। इस नियम के अनुसार लैप्लेस एंड लेवोसियर नियम के अनुसार किसी यौगिक के वियोजन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा अवयवी तत्वों से उस यौगिक के निर्माण में मुक्त होने वाली ऊष्मा के बराबर होती है। इसका मतलब यह है कि ऊर्जा संरक्षण रहता है, ऊर्जा संरक्षित रहती है। मतलब जितनी ऊर्जा दी है उतनी ऊर्जा आवश्यक ऊर्जा चाहे उतनी इधर क्या है मुक्त हुई अवयवी तत्वों द्वारा। तो देखो ये इसकी ये इतनी सेकंड लॉ है जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है, वो है लॉ ऑफ हेस का नियम। यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। हेस के नियम के अनुसार किसी रासायनिक प्रक्रम का कुल ऊष्मा परिवर्तन सदैव क्या रहता है, स्थिर रहता है। अर्थात यदि किसी अभिक्रिया को विभिन्न पथों से संपन्न किया जाए तो सभी पथों में कुल ऊष्मा परिवर्तन सदैव समान रहता है। मतलब जैसे कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है, एक से ज़्यादा स्टेप में हो रही है और एक से ज़्यादा स्टेप में हो रही तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि इससे एग्जांपल समझ लेते हैं। इस नियम को ए से बी बन रहा है। अगर मैं ए से डायरेक्ट बी बनाऊं तो इसके लिए जो उसमें परिवर्तन हुआ डेल्टा एच है। और मैं ए से पहले सी बनाऊं, सी से डी बनाऊं और डी से बी बनाऊं तो तीन उसमें परिवर्तन हुआ पथ 2 में 1 2 डेल्टा एच 1 डेल्टा एच 2 डेल्टा एच 3। यानी कि यहाँ से जो उसमें परिवर्तन टोटल होगा ये इसके इक्वल ही होगा। यानी कि कितने ही पथ से किसी भी रिएक्शन को परफॉर्म करवाओ उसमें परिवर्तन क्या रहेगा, लगभग क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। देखो इसलिए डेल्टा एच किसके इक्वल होगा, इन तीनों के सम के एल्जेब्रिक सम के इक्वल। अब एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ, तो इसके कुछ एप्लीकेशन है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन। इसके द्वारा आप यदि किसी यौगिक तथा उसके निर्माण में प्रयुक्त तत्व की दहन ऊष्मा ज्ञात है। जैसे कोई यौगिक है और उसमें प्रयुक्त जो अवयवी तत्व उनकी दहन ऊष्मा ज्ञात है तो उसके द्वारा उसकी क्या निकाल सकते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन की गणना की जा सकती है। कार्बन हाइड्रोजन और सुक्रोज के लिए हीट ऑफ कंबशन और ये है। तो देखो अगर मैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सुक्रोज बनाऊं तो फॉर्मेशन कैसे निकालूं। देखो ये गिवन है मेरे पास। अगर मैं इसे CO2 बनाऊं ये है और H2 है और इससे अगर मैं इसको जलाऊं तो इससे CO2 H2 बनेगा, ये गिवन है। अब देखो समीकरण 1 और 2 3 मुझे इधर राइट साइड में तो क्या चाहिए, मुझे कार्बन चाहिए ग्रेफाइट के रूप में और ये चाहिए और लेफ्ट साइड में ओनली ये चाहिए। तो इनको मैं इस प्रकार से अरेंज करूँगा। देखो अगर मैं इस इक्वेशन को माइनस कर दूं तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, CO2 कट गया और ये H2O से ये H2 कैंसिल आउट होएगा। देखिए इसको अरेंज किया। समय 1 को 12 तथा इक्वेशन 2 11 से मल्टीप्लाई करके परस्पर जोड़ने पर जोड़ दी। जोड़ने के बाद इसमें से इक्वेशन 4 में से 3 घटाई तो मेरे पास इधर ये बचा और ये कितनी आएगी, ये इसका मतलब ये इसका जो फॉर्मेशन क्या आई वो कितनी आई, ये आई। इस प्रकार अपन ये ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा है कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ कंबशन। देखो इसमें भी ये रूल है, यदि किसी यौगिक की दहन अभिक्रिया O2 से अभिक्रिया में उपस्थित विभिन्न यौगिक के संबंध उस समय ज्ञात हो तो संगत थर्मोकेमिकल इक्वेशन का यूज करते हुए यौगिक की दहन ऊष्मा की गणना की जा सकती है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, यदि सुक्रोज की हीट ऑफ फॉर्मेशन कितनी है, -2222 किलो जूल पर मोल और CO2 H2 की हीट ऑफ फॉर्मेशन क्रमशः। ये तो सुक्रोज की फॉर्मेशन है। CO2 H2 फॉर्मेशन कितनी, ये है। सुक्रोज की दहन ऊष्मा का गणना कीजिए। देखो पहले तो अपन ने रिएक्शन ऐड कर ली। सुक्रोज की दहन ऊष्मा निकालना तो इसको कैसे जलाएंगे, ऑक्सीजन से। तो हमेशा कार्बन का तो CO2 बनेगा, हाइड्रोजन का क्या बनेगा, वाटर बनेगा। CO2 प्लस H2, इसके लिए डेल्टा H को अपन को कैलकुलेट करना। अपने पास गिवन है सुक्रोज की संपूर्ण ऊष्मा। सुक्रोज किससे बनेगा, अवयवी तत्व है कार्बन ग्रेफाइट H2 और O2 से मिलकर बनेगा। ये तो इसकी ये दे रखी है।
और CH2 के गिवन दे रहा है कि H2 किससे बनेगा, H2 वाटर किससे बनेगा, H2 प्लस O2 से, और CO2 का भी गिवन है, ये दे रखा है। अब देखो इन तीनों इक्वेशन का यूज करके अपन को फर्स्ट इक्वेशन लानी है संभवन के लिए। तो देखो अगर मुझे इधर सुक्रोज चाहिए तो मुझे इस इक्वेशन में देखो ये इक्वेशन मुझे इधर ओनली राइट इधर चाहिए मुझे H2, इधर एक तो सुक्रोज चाहिए, ये सुक्रोज चाहिए, और एक चाहिए मुझे ये O2 चाहिए राइट साइड में, मुझे लेफ्ट साइड में चाहिए, लेफ्ट साइड में चाहिए, और मुझे राइट साइड में चाहिए CO2 प्लस H2। क्या पूछ रहा है, दही नहीं पूछ रहा ना, एक बार देख लो, ये फॉर्मेशन बनाने की, तो मुझे ये इसके बनाने की चाहिए। तो देखो अगर मैं इस इक्वेशन में, ये किससे बन रहा है, इन से, अगर मैं इस इक्वेशन में इसको अरेंज करूं तो देखो इक्वेशन 2 को 11 से, इक्वेशन 5 को 12 से मल्टीप्लाई करके जोड़ना पड़ेगा। इक्वेशन 2 ये 11 से मल्टीप्लाई करी, इक्वेशन 5 का, इक्वेशन 3 को किस मल्टीप्लाई करी, 12 से, इसको 11 से इसको 12 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया, जोड़ने पर मुझे इक्वेशन मिली है। देखो ये इक्वेशन मिलने पर इक्वेशन 4 कह दिया। अब मुझे देखो जब आप लोग जोड़ोगे और मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली हीट और ये है ना, ये संवहन की ऊर्जा, हीट ऑफ फॉर्मेशन भी मल्टीप्लाई होगी और ऐड होगी, बिकॉज ये 1 मोल की डेफिनेशन क्या होती है, 1 मोल के फॉर्मेशन के लिए। अब एक जोड़ोगे तो 11 मोल बन रहा है, तो 11 मोल के लिए 11 आएगा कि नहीं, यहाँ भी 12 के लिए 12 आएगा, तो ये जुड़ेगी, मल्टीप्लाई होगी। इस इक्वेशन के साथ साथ इस चीज़ को मत भूल जाना, इसके साथ डेल्टा आ गया। अब इक्वेशन 4 में से जो आए ना इक्वेशन 4, उसमें एक को माइनस कर दूँ, देखो ये सब चीज़ें कट जाएगी और मेरे पास बचेगा ओनली एंड ओनली फॉर्मेशन ऑफ ये। देखो ये आ गया, हीट ऑफ कंबशन आ गई सुक्रोज की जलाने की वाली, गोटेड। इसी तरह कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ ट्रांजिशन। आप ट्रांजिशन जानते हो ना, संक्रमण, जैसे सल्फर के विषम लंबाक्ष ताक्षा के लिए देन उष्मा क्रम चाहिए है, तो सल्फर के संग उष्मा यानी एक रूप से दूसरे में बदलने की उष्मा ज्ञात करो, रोम्बिक से मोनोक्लिनिक में। एक आती है किरचॉफ इक्वेशन, हीट ऑफ टेम्परेचर ऑन हीट ऑफ रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन में होने वाला हीट चेंज ताप पर निर्भर करता है, किरचॉफ के अनुसार। अतः अभिक्रिया में हीट चेंज की गणना स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर की जाती है। स्टैंडर्ड कितना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। गोटेड। किरचॉफ ने किसी केमिकल रिएक्शन में डेल्टा वी, ई और डेल्टा एच पर ताप के प्रभाव का अध्ययन करते हुए एक इक्वेशन प्रतिपादित की, जिसे किरचॉफ इक्वेशन कहते हैं। माना कि एक रिएक्शन है, ए से बी बन रहा है, रिएक्टेंट ए से बी प्रोडक्ट, उसके लिए जो इंटरनल एनर्जी है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ई है और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट की ई बी है। तो तभी क्या इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी, इन दोनों का डिफरेंस होगी। डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद द रेस्पेक्ट ऑफ टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पर मैंने ताप के रेस्पेक्ट में उसको क्या कर दिया, अवकलित कर दिया। मेरे पास बन गई है ये सी वी ए की और सी वी बी, डेल्टा सी वी हो गया और डेल्टा ई हो गया। अब देखिए इक्वेशन 2 को अल्प परिवर्तन में व्यक्त करने पर इसको मैं उधर भेज दूँ, टी टू डेल्टा टी। तो यदि टेम्परेचर में अधिक अंतर न हो तो सी का मान स्थिर रखते हैं बस। अगर टेम्परेचर में ज़्यादा अंतर नहीं है तो डेल्टा सी क्या मान सकते हैं, स्थिर। इसका T1 से T2 के बीच में अपन ने क्या कर दिया, अवकलन। तो डेल्टा ई T2 माइनस डेल्टा ई T1 बराबर डेल्टा सी भी T2 माइनस T1। अब डेल्टा ई T2 निकाल रहे तो इसको इधर भेज दिया, पॉजिटिव हो गया। इक्वेशन 4, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड किरचॉफ इक्वेशन। इसको याद कर लेना, वेरी वेरी नाइस इक्वेशन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। इन इक्वेशन इसी प्रकार इक्वेशन 4 को आप एंथैल्पी चेंज के रूप में भी इन प्रकार लिखा जा सकता है। बस डेल्टा ई की जगह डेल्टा एच कर दो और सी की जगह सी पी कर दो, बस बस बस। ये दोनों की दोनों इक्वेशन, एक तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे, एक कांस्टेंट प्रेशर पर।
क्या कहलाती है, किरचॉफ इक्वेशन। यदि किसी एक ताप पर अभिक्रिया ऊष्मा का मान ज्ञात हो तो अन्य ताप पर भी अब इक्वेशन की सहायता से अभिक्रिया ऊष्मा का मान ज्ञात किया जा सकता है। अभिक्रिया ऊष्मा वो है अगर कांस्टेंट प्रेशर पर हो रही तो एंथैल्पी को अभिक्रिया ऊष्मा कहेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रही तो इंटरनल एनर्जी को ही अभिक्रिया ऊष्मा कहेंगे। बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड एंथैल्पी भी निकाल सकते हो। किसी यौगिक अणुओं में एक मोल बंधों को विभाजित करने के लिए आवश्यक कुल ऊर्जा को बंध ऊर्जा या बंध एंथैल्पी कहते हैं। किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल में एक ही बंध पाया जाता है, अतः इस अणु की डिसोसिएशन एनर्जी ही उसकी बॉन्ड एनर्जी बन। अगर मान लिया जाए किसी मॉलिक्यूल में एक ही बॉन्ड है तो उसको तोड़ने पर जो एनर्जी रिलीज हुई, डिसोसिएशन एनर्जी जो चाह रही थी, रिक्वायरमेंट था एनर्जी का बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो वही क्या कहलाए, इसकी बॉन्ड वियोजन ऊर्जा। लेकिन मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा एक ही प्रकार के बॉन्ड हो, जैसा वाटर में दो मॉलिक्यूल है, ये दो बॉन्ड है OH, ये भी OH बॉन्ड, ये भी OH बॉन्ड, तो इसको तोड़ने पर जो ऊर्जा मिली है वह कितने बॉन्ड की मिली, दो बॉन्ड की। तो OH बॉन्ड की जो बंध ऊर्जा रहेगी इन दोनों क्या रहेगी, आधी सम, दो का भाग दे दिया ये आ गई। तो देखो, लेकिन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में एक से अधिक प्रकार के बंध उपस्थित होते हैं जिसने डिसोसिएशन भिन्न ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता होती है, जिसका औसत मान ही उस अणु की बंध ऊर्जा कहलाती है। गॉट इट, ये याद रखना। डिसोसिएशन ऑफ मीथेन, देखो मीथेन का ये बंध ऊर्जा, चार बंधों की ऊर्जा तो ये आई, चार बॉन्ड थे CH, तो एक की कितनी हुई, डिवाइडेड बाई 4। और इसी प्रकार बेंजीन की जो कैलकुलस रचना है इससे रेजोनेंस ऊर्जा निकाल सकते हैं, इसको भी आप लोग कर लेना। और ये एग्जाम्पल है, इसको भी देख लेना और कोई प्रॉब्लम तो क्वेश्चन पूछ लेना। धन्यवाद।